हेलो एवरीबडी, वी आर बैक। टेक्निकली आई एम बैक क्योंकि जो तुम्हारे जीजा जी हैं ना, उनको आज काम है तो ही इज़ बिज़ी। तो मैंने सोचा कि भैया मैं ही आ जाती हूँ, क्योंकि आज जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो है थर्ड पार्ट। जी हाँ, मैं बनाने वाली हूँ। इस चैनल की एडिटर कौन है? मैं। आई एम द एडिटर साहिबा ऑफ दिस चैनल। तो फिर ये वीडियो जो है वो थर्ड पार्ट है सीरीज़ का जो हमने बनाई है कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर इंटरकास्ट लव मैरिज, जिसमें आप लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वीडियो का, बेटर है कि तुम लोग पहले वो देख के आ जाओ ताकि ये वाली वीडियो अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी होगी। और अगर अभी जैसे इधर लैंड कर ही गए हो तो फिर बाद में जाके देख लेना, मैं इधर उधर लिंक दे दूँगी, बाद में उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लेना, तो मैं समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक लड़की का पर्सपेक्टिव कि जब अपने घर में एक लड़की कंजर्वेटिव हाउस होल्ड में, आई मस्ट टेल यू, कैसे बात उठाती है ऑन कन्विंसिंग योर पेरेंट्स फॉर लव मैरिज। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने फ़ोन में कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं कि भैया कुछ मिस आउट ना हो। तुम लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे पिछली 2 वीडियोज़ में और बोला था कि दीदी यार आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, यार आपके पेरेंट्स तो बहुत जल्दी मान गए। और तो मैं तुम्हें सही बताऊँ भाई, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी नहीं माने थे वो, ठीक है ना। मतलब मेहनत लगी थी, वो बात अलग है कि मैंने तुम लोगों को मेहनत बताई नहीं, आप पीछे बिहाइंड द सीन नहीं बताओ। तुम लोगों ने बोला कि दीदी आप हमें बिहाइंड द सीन बताओ, कलेश बताओ, क्या हुआ था प्रॉपरली बताओ। तो मैंने सोचा कि ठीक है आप बता ही देते हैं। तो तुम लोगों के क्वेश्चन में पहले आंसर कर लूँ, आई थिंक दैट शुड बी गुड। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझसे ये था कि आपने बात कैसे स्टार्ट की। तो आई थिंक मैं पहले बता चुकी हूँ, बट फिर से बता देती हूँ। मैंने डायरेक्टली बोल दिया था जाके, मैं गई, मैंने कहा सुनो हेलो हेलो एवरीबॉडी, मेरे को शादी करने का है। मैंने डायरेक्टली बोल दिया, मैंने ना जलेबी बनाई, ना मैंने बातों को घुमाया, ना मैंने ऐसे कहते हैं ना भूमिका बांधना, मैंने वो नहीं किया था। मैंने डायरेक्टली जाके बोल दिया था कि मेरे को शादी करने का है, सिंपल। दूसरा, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा। देखो, तो अब क्योंकि मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रही हूँ तो मैं अपने घर वालों का रिएक्शन तुम्हें बताऊँगी, ठीक है ना। तो जब मैंने बोला वहाँ पे डायरेक्टली जाके कि मेरे को शादी करने का है, तो उनका पहला रिएक्शन ऐसा था, है क्या, किससे है, ये था उन लोगों का रिएक्शन। फिर इसके बाद मेरे से किसी ने बोला कि दीदी स्टार्टिंग में तो मना ही कर देते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, मना कर देते हैं। अभी हमारे इंडियन पेरेंट्स इतने कूल डूड भी नहीं हुए कि वो बोलेंगे कि अच्छा शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, किसी को पसंद कर रखा है, आओ करा दे शादी। ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, ओके। थोड़ा दिमाग में रखो ये चीज़। दूसरी चीज़ इसके बाद ये है कि खुद को आपने शांत कैसे रखा। तो भैया मैं बहुत ज़्यादा जो है गुलाम अली साहब जो हैं उनके गाने मैं सुना करती थी। एक गाना है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है? वो वाला गाना सुनते सुनते आई यूज़ टू स्पेंड माई टाइम कि भाई थोड़े से ओल्ड सॉन्ग, सैड सॉन्ग सुन के बहुत ज़्यादा यार पेशेंस रखनी पड़ती है। तो ये बहुत पेशेंस का गेम है, जो भी तुम करने वाले हो ये चीज़, दिस इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी है नहीं, सब्र मेरे अंदर है नहीं। उसके बावजूद मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा। इसलिए अपने आप को शांत रखना बहुत बड़ा टास्क है इस चीज़ में, क्योंकि चीज़ें जल्दी से नहीं होती है, उतनी जल्दी तो नहीं होती जितनी जल्दी तुम एटलीस्ट सोच रहे हो। तो बेटर है कि सब्र रखो, अपना इरादा मजबूत रखो, डिटर्मिनेशन रखो। अगर तुमने सोच लिया, अगर तुमने फैसला ले लिया है कि मैंने ये चीज़ करनी है और मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा काम डाउन होकर चलना पड़ेगा, रिमेंबर दैट। इसके बाद मुझसे बोला कि ताने मारे घर वालों ने। भाई ऑब्वियस ही बात है, शादी की जो रोड होती है ना, रोड वो सीधी नहीं होती, वो यूँ होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना। और क्योंकि अगर तुम उस रोड पे चल रहे हो, शादी तक अगर पहुंचना है ना, तो ताने तो तुमको पड़ेंगे ही। और मैं ये नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या ताने पड़े, क्योंकि देखो यार ताने पड़ेंगे। दूसरा, हर बंदे को अलग ताने पड़ते हैं। मुझे मेरे हिसाब से पड़े, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से पड़ेंगे। तो तुम्हारे पेरेंट्स या जो भी हैं तुम्हें क्या समझते हैं या कैसे उनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है या उनकी नज़र में तुम क्या हो, तुम्हें उस हिसाब से ताने पड़ेंगे, लेकिन ताने पड़ेंगी, याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने मेरे से पूछ लिए थे और बोल दिया था कि दीदी इसके बारे में कुछ बात कर लो, तो मैंने बात कर ली। अब मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूं कि देखो यार, इंडियन सोसाइटी जो होती है ना, वहाँ पे शादी की बात करना, लव मैरिज की बात करना, किसी को पसंद करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों के बारे में बात करना, हमारी इंडियन सोसाइटी हमको शर्म महसूस करवाती है इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। पेरेंट्स नहीं प्रेफर करते घर में बात करना, ना पूछते हैं। फ़ॉरेन में ऐसा नहीं होता है, फ़ॉरेन में पेरेंट्स खुद आके पूछते हैं अपने बच्चों से, टीनेजर्स से, या जो कि शादी के लायक हो रहे हैं उनसे पूछते हैं कि ओके तुम्हारे कोई रिलेशनशिप है क्या, डू यू लाइक समबडी, और मतलब
तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी है, इंडिया में अभी तक इतना खुला उसमें नहीं बोला जाता है, नहीं पूछा जाता है। स्पेशली जब आपका कोई हो रिलेशनशिप में, अगर आप हो तो ऐसे नहीं पूछा जाता है। एंड हाँ, धीरे धीरे यहाँ पे चेंज आ रहा है, बट द चेंज इज़ एक्सट्रीमली स्लो एंड वी रियली हैव अ लॉन्ग वे टू गो। प्रीटी गुड। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि क्योंकि तुम इंडियन सोसाइटी में रहते हो, ये चीज़ को भूलना मत। तो जो भी रास्ता है ना, जो तुम्हें तय करना है बात करने से लेके शादी तक का, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, डिटर्मिनेशन लगेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। कंजर्वेटिव है, मेरे भी फैमिली जो है वो कुछ हद तक कंजर्वेटिव है, थोड़े से मॉडर्न है, हल्के फुल्के मॉडर्न है, वो मतलब अपने हिसाब से ही मॉडर्न है। वो जिन चीज़ में उनको लगता है कि उन्हें मॉडर्न होना चाहिए वो उस चीज़ में मॉडर्न है, हर चीज़ में वो मॉडर्न नहीं है। तो अपने कंजर्वेटिव हाउस होल्ड में मैंने इसी तरह से बात रखी थी। तो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपने मम्मी और पापा को कैसे कन्विंस किया। तो सच बताऊँ तो यार, मेरी मम्मी जो है ना, उनके मुँह से सबसे पहले चीज़ निकलती है अगर किसी भी चीज़ को लेके, वो होती है ना, नो, नोप, नहीं। ये शब्द निकलते हैं उनके मुँह से सबसे पहले। मतलब बात कुछ भी हो, छोटी सी हो बड़ी सी हो, पहला शब्द उनके मुँह से जो निकलता है वो था ना। तो आई थिंक कई लोगों का अपनी मम्मी से बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, तो तुम लोगों को अपनी मम्मी को कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मुझे तो लगा था बिकॉज ऑफ ना, नहीं, नो, उसको हाँ में बदलने में मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, बट ये हो गया था बाद में, इवेंचुअली हाँ हो गया था। क्योंकि जब मैंने प्रॉपर्ली बताया, जब मैंने बात की, मतलब देखो यार, जो पेरेंट्स के मन में डाउट होते हैं जिस वजह से उनके मुंह से ना निकला है ना, उसको क्लियर करते चलो। जो वो पूछ रहे हैं तुमसे अबाउट योर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, वो बताते चलो, उनके डाउट्स क्लियर करो, उनके क्वेश्चंस को आंसर करो, हर एक चीज़ उनको प्रॉपरली खुली किताब की तरह खोल के रख दोगे, तो उनकी ना जो होती है ना, वो इवेंचुअली हाँ में बदलेगी, अगर उनको ठीक लगा रिश्ता और आपका प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, तो ही वो हाँ में बदलेगी। ये चीज़ याद रखना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी मम्मी को या पापा को आपका पार्टनर अच्छा लगना चाहिए। गॉट इट? अब अगला पॉइंट है कि अपने पापा को कैसे मनाएं। देखो यार, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, और सबसे ज़्यादा टफ होता है अपनी फैमिली के हेड ऑफ़ द फैमिली जो है, जो मेल हेड ऑफ़ द फैमिली है, पापा है। पापा से हर कोई बहुत ज़्यादा डरता है और कई लोग बहुत घबराते हैं, क्योंकि कईयों के पापा मोस्टली इन चीज़ों में स्ट्रिक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि दीदी पापा को कैसे मनाएं। तो देखो यार, इसके लिए मैं तुम्हें सबसे बड़ा टिप यही दूंगी कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में कम्युनिकेशन कैसी है, ये चीज़ पे ध्यान दो कि तुम लोग बात कैसे करते हो। जब भी तुम लोग बैठते हो, कम बात करते हो, ज़्यादा बात करते हो, किस तरह से बात करते हो, कभी तो बात होती होगी, कैसे करते हो, वो चीज़ पे ध्यान दो। देखो, मेरे और मेरे पापा के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग यूँ गोल गोल ऐसे जलेबियाँ हम लोग बनाते नहीं हैं। हम लोग वही है कि बैकग्राउंड वगैरह नहीं बांधते कुछ भी बात करने से पहले। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि भाई ये चीज़ है, बोल दी, वो चीज़ है, कर ली बात, डिसाइड कर लिया। हम लोग सीधा ऐसे बात करते हैं। मेरे पापा के बीच में ऐसे कम्युनिकेशन थी। तो एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने बताया, मैंने पापा को डायरेक्टली जाके बोल दिया कि मेरी शादी करा दो। फिर उन्होंने बोला किससे, क्या, ये मैं तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो 2 वीडियोज़ में। तो उसमें क्या हुआ था, इसके बाद ये जानने के लिए तुम वो वीडियोज़ देखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिपीट हो जाती है ना चीज़ें, तो व्लॉग और ज़्यादा बड़ा बन जाता है। और जितना ज़्यादा व्लॉग बड़ा बनेगा, तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगी। आई डोंट वांट दैट। तो बेटर है कि तुम वो वाली वीडियो चेकआउट कर लो, ठीक है। तो यही है, कम्युनिकेशन इज़ द की। पता करो कि तुम और तुम्हारे पापा कैसे बात करते हैं, फिर उसी तरीके से अपने पापा को अप्रोच करो और वैसे ही बोल दो। लव मैरिज की जब भी बात होती है ना, तो मैं तुम्हें ये प्लस पॉइंट्स दे रही हूँ, कुछ टिप्स दे रही हूँ, ध्यान रखना। हर चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है हमेशा, कुछ चीज़ों का हमेशा डर लगा रहता है। पहली चीज़ तो यही है कि जो इंडियन सोसाइटी में हमारा धब्बा है, जो डाउरी वगैरह है, दहेज है, हमेशा इस चीज़ का डर लगा रहता है कि यार दहेज ना मांग ले एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यू मे नेवर नो कि कब, स्टार्टिंग में, बीच में, होते होते यू डोंट नो कि कब हुक्का वैसा हो जाए। इस चीज़ का हमेशा डर लगा रहता है। ये डर लगा रहता है कि देखो, क्योंकि लव मैरिज हो रही है और आप दोनों के दोनों लगे हुए हो कन्विंस करने में, तो पेरेंट्स कोई उल्टी सीधी डिमांड ना रख दे बीच में, जिससे रिश्ता ख़राब हो, जिससे आपकी की गई इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाए, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स ने उल्टी सीधी डिमांड रख दी, है ना। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद एक ये पॉइंट भी होता है कि दूसरा कोई रिलेटिव आपके पेरेंट्स को भड़का ना दे, स्पेशली जब आपने सारी खिचड़ी पका डाली है, जब आपने सारे मेहनत करी, सब मनाया, कन्विंस किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो यार इस रिलेटिव से सलाह ले लेते हैं, इस रिश्तेदार से भी बात कर लेते हैं इस बारे में, और उस रिश्तेदार ने सारा काम आपका ख़राब कर दिया। ये चीज़ जो होती है ना, ये सबसे ख़राब होती है, और इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। तो देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो इंटरफेयर करते हैं। तो उसमें तुम लोगों को सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना,
उसमें तो तुम तो कुछ कर नहीं सकते सच बताएं तो, क्योंकि रिश्तेदार तुमसे तो बात करेंगे नहीं इस बारे में, पेरेंट्स से ही बात करेंगे, है ना। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे रिश्तेदारों की कितनी सुनते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे रिलेटिव्स को कितना भाव देते हैं अपने डिसीजन लेने में, अपना कुछ भी करने में, या अपने घर परिवार का कुछ भी करने में वो रिश्तेदारों को कितना भाव दे रहे हैं। जितना वो भाव देंगे उतना तुम्हारे रिलेटिव्स का, तुम्हारे रिश्तेदारों का इंटरफेरेंस बढ़ेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। वो तुम पे है कि तुम्हें अब उन्हें भी मनाना पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर लोड पड़ जाएगा उस चीज़ का कि तुम्हें रिश्तेदारों को भी मनाना पड़ेगा। अगर वो कम भाव देते हैं, खुद अपने डिसीजंस ले लेते हैं और उनसे एक बार बता देते हैं, कंफर्म कर देते हैं कि देखो देखो ऐसा है, तो इट्स ईजी फॉर यू, क्योंकि तो तब तुम्हें सिर्फ अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा या अपने घर वालों को जिसके साथ तुम रहते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ उन्हें मनाना पड़ेगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे पेरेंट्स जो है मोस्टली अपने डिसीजंस खुद ही ले लेते हैं, बस थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के हल्का फुल्का उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, उनको बता देते हैं, उनकी नॉलेज में चीज़ें बिठा देते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करें। मेरे पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं और बाकी सारे रिलेटिव्स जो हैं मेरे, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे वे में इस चीज़ को लिया था कि चलो अच्छा है, देखो कीर्ति की शादी हो रही है एंड इट्स ग्रेट। तो इसलिए मेरे यहाँ तो ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन ध्यान रखना रिलेटिव्स जो है ना उनको पटा के रखना, उनसे भी बात करके रखना, उनको भी समझाना इफ़ यू हैव टू, अगर ऐसा करना पड़े तो। जैसे तुम लोगों ने बोला कि भाई दीदी आपका तो बहुत इजीली हो गया था, आप लोगों ने बात की, ये किया एंड एवरीथिंग हैपेंड वेरी स्मूथली, हमारे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स है ये है। तो यार मैं सच बताऊँ तो हमारे प्रॉब्लम्स भी आई थी। रियलिटी ये है कि हम लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा, जब हमारी बात हो चुकी थी उसके बाद भी काफ़ी वेट करना पड़ा हमको, और वो वेटिंग पीरियड जो था ना वो स्मूथ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज हैपनिंग टू स्लो एंड बहुत ज़्यादा गैप पड़ रहा था चीज़ों के बीच में। जैसे मैं तुमको अगर एग्जांपल दूं कि 2019 में, मिड 2019 में आकाश मुझे अपनी फैमिली से मिलवा चुका था एंड जनवरी 2020 में आकाश मेरी फैमिली से मिल चुका था एंड जनवरी 2020 के बाद, क्योंकि फिर उसके बाद आ गया था कोरोना आ चुका था इंडिया में, मार्च में आ चुका था, तो लॉकडाउन लग गया और भी ज़्यादा सब कुछ बातें वहीं पे अटक गई। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला था तो अगस्त, आई बिलीव अगस्त में हम दोनों की फैमिलीज़ मिली। तो तुम समझ रहे हो गैप कितना हो गया, मिड 2019 से लेके मिड 2020 में पेरेंट्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। मिड 2020 में पेरेंट्स मीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद बात चली कि भाई रोका सेरेमनी करनी है, कुछ करना है, तो हमारा रोका सेरेमनी अक्टूबर तक खिंच गया, अक्टूबर एंड तक, कोरोना की वजह से। तो जो चीज़ मान लो, जैसे यूजुअली क्या होता है इंडियन फैमिलीज़ में कि जब भी रिश्ता वगैरह तय होता है तो चीज़ें थोड़ा सा हल्के फास्ट पेस पे रहती हैं या नॉर्मल पेस पे तो रहती हैं, एटलीस्ट इतना लंबा गैप नहीं होता, साल 1.5 का गैप नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड को, जो इसको कोर्टशिप वाला टाइम पीरियड कहते हैं, इसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है कि बीच में कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है, तो नॉर्मल पेस से चलती है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं था, कोरोना ने सब कुछ बुरी तरह से फकअप कर दिया था एंड या सॉर्ट ऑफ, तो फिर ऐसा हुआ था एंड रोका हमारा पोस्टपोन हो गया। फिर उसके बाद शादी की डेट्स नहीं मिल रही थी क्योंकि शादी के साए नहीं थे, तो हमारी शादी निकली अप्रैल, अभी 2021 अप्रैल की हमारी शादी निकली थी, तो हमारी सगाई भी 2021 में। तो मतलब तुम समझ रहे हो 2019 की शुरू की गई चीज़ 2021, ऑलमोस्ट 2 years ऑफ कोर्टशिप पीरियड हमारा रहा, जब हमारे पेरेंट्स ने बात कर ली, सब कुछ कर लिया था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अब तुम बोलोगे दीदी यार क्या हो गया, फिर क्या बड़ी बात हो गई, बात हो गई, सब मान गए, आप लोग मान चुके थे, फैमिली मान चुकी थी, तो ये जो 2 साल का गैप हो गया उसमें क्या दिक्कत आ गई आपको। तो भाई दिक्कत मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि जो कोर्टशिप पीरियड होता है ना, ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा मतलब वल्नरेबल होता है, इतना ये ऐसा पीरियड होता है ना, इसी में बात बनती भी है, इसी में बात बिगड़ भी जाती है। तो ये कोर्टशिप पीरियड को इतना संभालना पड़ता है, और क्योंकि लव मैरिज है तो लड़का और लड़की को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। सच बताएं तो इस कोर्टशिप पीरियड में आपके पेरेंट्स की नज़र आपके ऊपर हमेशा रहती है कि ये लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, लड़ाई तो नहीं कर रहे, कितने इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कैसे ये लोग एक दूसरे को डील कर रहे हैं, एक एक चीज़ नोटिस की जाती है, ऑब्ज़र्व की जाती है। तो उस टाइम जो हमारा कोर्टशिप पीरियड इतना लंबा खिंच गया, जो 2 साल का, इस 2 साल में अगर हमारे मेरे और आकाश के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता था या लड़ाई होती थी तो हम उसको बहुत ज़्यादा लो रखते थे, क्योंकि हमें मालूम है, देखो हमें अपना रिश्ता मालूम है कि आज मान लो हम थोड़ा बहुत चिल्ला भी दिए या हल्का फुल्का लड़ाई भी कर ली तो अगले दिन हमारी सॉल्व हो जाएगी। बट हमारे पेरेंट्स को गलत मैसेज जाता है, उन्हें लगता है कि देखो ये तो अभी से इतना लड़ रहे हैं, ये आगे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। समझ रहे हो बात को, बात ये उठ जाती है, बिकॉज पेरेंट्स जो होते हैं ना, उन्होंने रिश्ता निभाया है, उन्होंने रिश्ता, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप, शादियाँ सब उन्होंने निभाई हैं, उन्हें मालूम है यार आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। स्पेशली आजकल के टाइम में जब रिलेशनशिप्स ऐसी इतनी ये होंगी ना, लोग ऐसे मसल के निकल जाते हैं आगे, फ्रेजाइल हो गई हैं, जब उन्हें मालूम होता है कि चीज़ें टिकेंगी या नहीं टिकेंगी, इसलिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। करना नहीं चाहिए जज, बट वो करते हैं क्योंकि ये उनका काम है जज करना, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं।
तो इसलिए इस कोर्टशिप पीरियड में बहुत ज़्यादा संभल के रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। कोशिश करना कि तुम्हारा ये टाइम पीरियड कम हो तो बेटर रहेगा। बात हो जाए तो जल्दी से डेट निकाल के शादी कर लेना तो अच्छा रहेगा। इट विल बी गुड इनफ फॉर यू गाइज। बट हमारे केस में तो 2 साल खिंच गया था मामला, कोई बात नहीं। तो फाइनली वी गॉट मैरिड एंड हमने सोचा कि यार ये वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रगल्स रहे हैं, ये चीज़ें हमने करी हैं, इस तरह से अपनी एंग्जाइटी को झेला, इस तरह से ना को हाँ में तब्दील किया, कैसे हर चीज़ को मैनेज किया। इट वॉज़ गुड कि हम लोग आपसे शेयर कर पाए ये चीज़। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर तुम ये तीनों वीडियोस देखोगे ना, तुम्हें ऐसे ऐसे पॉइंट ज़रूर मिलेंगे जिसको फॉलो करके पक्का तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इट विल बी एन ईजियर रोड फॉर यू, इट विल बी स्मूदर फॉर यू, क्योंकि ये चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस की ये हमें किसी ने नहीं बताया। इंटरनेट पे इस चीज़ के जवाब नहीं थे। जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये चीज़ मुझे इंटरनेट से नहीं मिली, ये मुझे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद मिली। जितनी भी वीडियो, जितना भी कंटेंट मैंने देखा उसमें ये चीज़ें नहीं मेंशन थी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम लोगों को बताऊँ। बीइंग योर दीदी या जो भी तुम कंसिडर करते हो, मेंटर कंसिडर करते हो, वट एवर यू थिंक आई एम टू यू, मेरा फर्ज था तुम लोगों को बताना। एंड आई डिड दैट, वी डिड दैट। अभी जीजा जी इधर है नहीं, आई एम रियली मिसिंग हिम राइट नाउ, बट काम भी ज़रूरी है, देखो, है ना। तो इट वॉज़ गुड टू टॉक एंड आई होप कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चंस अगर तुम्हारे रह गए हैं, क्योंकि ये देखो तीसरा वीडियो बन गया है, इसके बाद हम शायद कुछ और बनाएं। इसके बाद शायद मैंने बोला था तुमको कि मैं ये बताऊंगी कि पेरेंट्स के बीच में क्या बात हुई थी, ये बोला था ना मैंने। अब शायद हम कुछ और बनाएंगे। और कोई सवाल अभी भी हो तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उनके ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तुम देख लेना, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फाइन। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो देख के, ये व्लॉग देख के। तो मेरी एडिटिंग कैसी लग रही है ये भी बताओ मुझे। मतलब देखो मैं सीख रही हूँ अभी एडिट करना, एंड काफ़ी चीज़ें तो मैंने देख ली हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी व्लॉग्स को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।